हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संस्कृत में चैप्टर नंबर फर्स्ट है संस्कृत वर्ण परिचय। बेसिकली इस चैप्टर से एग्ज़ाम में ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट कुछ एक एमसीक्यू आते हैं। तो 4 या 5 करीब एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। तो एक ज़्यादा बड़ा चैप्टर तो नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, तो हम इसको ईजिली कवर कर सकते हैं। तो इसका पहला टॉपिक है वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें या जिनका हम उच्चारण मुख से करते हैं, ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण मुख से करते हैं उन्हें वर्ण कहा जाता है। जैसे क, ख, आ। तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं उनको वर्ण कहा जाता है। अब वर्ण भी दो तरीके के होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जिन्हें इंग्लिश में हम वॉवल्स बोलते हैं। तो स्वयं राजन्ते इति स्वरा, यानी स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जो बिना किसी की सहायता के बोली जाती हैं। जैसे अ है, ई है, ऊ है, तो इन्हें बोलने के लिए हमें किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो इन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। अब स्वर में हमें याद क्या करना है? तो हमें याद रखना है कि स्वर को और क्या कहा जाता है? अच। अब इसे अच क्यों कहा जाता है, तो इसका हम आगे पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट है व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता पड़े, उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन। जैसे व्यंजन है हमारा क। अब क को बोलने में, क को बोल के देखेंगे ना, तो क बोलने पर हमें क में एक अ का साउंड भी मिलता है, यानी क को बोलने के लिए हमें अ की भी आवश्यकता पड़ती है। तो अ क्या था? स्वर। तो यानी ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें बोलने में स्वरों की आवश्यकता पड़े उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन। इसके बाद व्यंजनों को क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। हमें याद रखना है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9। इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र, सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों का उपयोग करने के लिए किसने दिया था? महर्षि पाणिनि ने दिया था। अब हमें पढ़ना है कि माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के डमरू बजाने पर जो वर्ण निकले या जो ध्वनियाँ निकली उन्हें ही माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। तो माहेश्वर सूत्र में कुल 14 लाइन्स होती है, यानी माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 14। जैसे पहला है ऐ उण, ऋऋक, एऔंग, ऐ औच, हैवरट, लण, यमंगणनम, झबय, घड़दश, जब गड़दश, खफ छठ थ चटतव, कपय, श श सर, हल। अब इनमें याद क्या करना है? पहला क्वेश्चन ये आएगा कि माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या हमने कितनी पढ़ी? 14। अब यदि ये पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्रों में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो जो शुरू की 4 लाइन्स हैं वो कितनी है? स्वर की है। तो हमने माहेश्वर सूत्र में पढ़ी कितनी लाइन्स थी? 14 लाइन्स थी। 14 लाइन्स को हमने 2 में डिवाइड किया, एक स्वर के लिए थी और एक व्यंजन के लिए थी। तो स्वर के लिए कितनी है? स्टार्टिंग की 4 लाइन्स, अयुण, ऋऋक, एऔंग, ऐऔच। 14 में से 4 स्वर के लिए हुई, तो बाकी कितनी लाइन्स व्यंजन के लिए बच गई? 10 लाइन्स। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि माहेश्वर सूत्र में स्वरों की संख्या कितनी है, तो माहेश्वर सूत्र में स्वरों की संख्या 4 और व्यंजन की संख्या कितनी है? 10। इसके बाद नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है कि अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 71वें सूत्र आदि रंतेन संहिता के सूत्र द्वारा प्रत्याहार बनाने की विधि बताई गई है। अब इधर समझते हैं कि हम प्रत्याहार कैसे बनते हैं। प्रत्याहार के लिए सबसे पहले हमें माहेश्वर सूत्र का ज्ञान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अण प्रत्याहार। हमने ये प्रत्याहार हमें दिया जाएगा कि अण प्रत्याहार है, हमें बताने हैं कि अण में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो हमें इसके लिए माहेश्वर सूत्र याद करना पड़ेगा। अण यानी अ से हम स्टार्ट करेंगे, तो इसमें पहला कौन सा आया? अ और ण। अ और ण के बीच में क्या क्या आ रहा है? दूसरा वर्ड आ रहा है ई, तीसरा वर्ड आ रहा है उ। अब ये ण पे खत्म हो रहा है और इधर माहेश्वर सूत्र में भी ण पे खत्म हो रहा है। जो लास्ट वर्ड जिसके पीछे हलंत लगा होता है उसे माहेश्वर सूत्र में हम कभी भी नहीं गिनते, उसे नेग्लेक्ट करते हैं।
तो हमसे जब पूछा जाएगा कि अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण या कौन कौन सी ध्वनियाँ आती हैं, तो हम माहेश्वर सूत्र से देखेंगे कि अण प्रत्याहार में क्या क्या आ रहा है। एक तो अ, ई, उ, यानी कितनी ध्वनियाँ आई इसमें? 3। इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, जैसे एक एग्जाम्पल है हल। तो हल प्रत्याहार के लिए सबसे पहले हम ह देखेंगे। तो है वरट में ह आ रहा है, ह, य, व, र। अब ट को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि ट के लास्ट में हलंत है। उसके बाद लड़का, ल। अब ण यहाँ पे हलंत है तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट य मंगणनम, म को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि म के नीचे हलंत है। हमें लास्ट कहाँ तक वर्ड देखना है? जब तक ल हलंत वाला हमें ना मिल जाए। तो हमें पूरे माहेश्वर सूत्र में ल हलंत वाला कहाँ मिलेगा? सबसे एंड में मिलेगा। तो वहाँ तक हम सारे वर्णों को लिखते जाएंगे। तो इस तरीके से हमें प्रत्याहार याद नहीं करने होते। हमें एग्जाम में एक प्रत्याहार दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कितने वर्ण आ रहे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उच्चारण स्थान। अब हमने उच्चारण के लिए ध्वनियाँ पढ़ी कि एक ध्वनि स्वर होती है और एक व्यंजन होती है। तो अब हमें पढ़ना है स्वरों के भेद। स्वरों के भेद 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। पहला ह्रस्व क्या होता है? ह्रस्व का मतलब होता है छोटा या ऐसी चीज जिसमें कम समय लगे। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कितना समय लगे? कम से कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व कहते हैं। अब कौन से वर्ण होंगे जिनके उच्चारण में कम समय लगेगा? ऑफकोर्स वो एक मात्रा वाले होंगे, इसलिए उनके उच्चारण में कम समय लग रहा है। तो ह्रस्व स्वर कौन से हुए? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे, अर्थात वो कैसे हो? एक मात्रा वाले हों। तो ऐसे हमारे पास कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री और ली। नेक्स्ट है दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो अब उल्टा हो जाएगा उसका, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे और वो कितनी मात्रा वाले हो? 2 मात्रा वाले। ह्रस्व थे 1 मात्रा वाले, दीर्घ हो जाएंगे 2 मात्रा वाले। तो दीर्घों की संख्या कितनी होती है? 8। अब दीर्घ में बड़ी मात्रा वाले, ह्रस्व में तो छोटे आ रहे थे अ, लेकिन दीर्घ में बड़ी मात्रा यानी आ, ई, उ। तो ऐसे जो बड़े मात्रा वाले वर्ड्स होंगे वो दीर्घ में आएंगे। तो उनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इसके बाद नेक्स्ट है प्लुत। प्लुत कौन से होते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगे। ह्रस्व 1 मात्रिक थे, दीर्घ वाले 2 मात्रा वाले थे, और अब प्लुत कितनी मात्रा वाले होंगे? 3 मात्रा वाले होंगे। तो उन्हें प्लुत कहा जाता है। प्लुत कितने होते हैं संख्या में? 9 होते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि प्लुत कौन सा है? ह्रस्व और दीर्घ तो हम देख के पता लगा लेंगे कि ह्रस्व में कोई मात्रा नहीं होगी और दीर्घ में 2 मात्रा होगी। लेकिन प्लुत हम देख के कैसे पता लगाएंगे? तो जब भी प्लुत वर्ड लिखे जाते हैं उनके पास में 3 लिख दिया जाता है, तो इससे हम देख के पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर है। इसके बाद है नेक्स्ट व्यंजन के भेद। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श कौन से होते हैं? कि ऐसे वर्ड्स जिनके उच्चारण में जो हमारी जीभ है वो मुख के किसी भी भाग को टच करे, किसी भी पार्ट को टच करे, चाहे वो अपर पैलेट हो, लोअर पैलेट हो या हमारी टीथ हो, किसी भी पार्ट को अगर हमारी टंग टच कर रही है तो वो वर्ण किस में आएगा? स्पर्श में। तो स्पर्श में हमें याद रखना है कि कौन कौन से आते हैं, क से लेके म तक। तो आप बोल के देख सकते हैं, जैसे क, ख, ग। तो प, फ, यानी हमारी जो टंग है वो हमारे माउथ के किसी न किसी एक पार्ट को टच कर रही है। नेक्स्ट होते हैं अंतस्थ। अंतस्थ में क्या होगा? कि ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम वायु को कुछ देर अंदर रोकते हैं। अंतस्थ यानी अंदर हम कुछ देर वायु को रोका और फिर वो वर्ड बोल रहे हैं। तो ऐसे वर्ड कितने होते हैं? 4। और कौन कौन से होते हैं? य, ब, र और ल। तो इनमें इतना ज़्यादा हमें डेफिनेशंस तो नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन ज़रूर पूछा जा सकता है कि अंतस्थ वर्ण कौन सा है, ऊष्म वर्ण कौन सा है, ऐसे करके। नेक्स्ट होते हैं ऊष्म। ऊष्म कौन सा होता है? नाम से समझ आ रहा है ऊष्मा, ऊष्म से मिलकर बन रहा है ऊष्मा, यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में
किसका एहसास होगा? ऊष्मता का, यानी वो वर्ड धीरे धीरे बाहर निकलेंगे और हमें ऊष्मा फील होगी। तो ऐसे कौन कौन से वर्ण होते हैं हमारे पास? श, श, स और ह। तो बहुत बार ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि य, व, र, ल अंतस्थ थे कि ऊष्म थे, या श, श, स, ह ऊष्म थे कि अंतस्थ थे। तो जिसमें भी श आ रहा है, श किस में आता है? ऊष्म में आता है। तो इजीली इसको याद रखा जा सकता है कि ऊष्म कौन से होंगे और अंतस्थ कौन से होंगे। नेक्स्ट है इसके बाद अनुस्वार। अनुस्वार कौन से होते हैं कि जब स्वर के ऊपर अनुस्वार यानी बिंदी लगी होती है तो उसे अनुस्वार वर्ण कहा जाता है। जैसे इयम, य पे बिंदी आ रही है तो ये अनुस्वार है। इसी तरीके से अनुनासिक, तो अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? जिन पे चंद्र बिंदु लगा होता है। ये हमारे ऐसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें आगे जो ग्रामर पढ़ना है, संधि समास वगैरह, हमें संस्कृत की जो वर्ड्स पढ़ने हैं उनके लिए हमें अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में पता होना चाहिए। अनुस्वार कौन सा होता है? जिन पे बिंदी लगी होती है। अनुनासिक कौन सा होता है? जिन पे चंद्र बिंदु लगा होता है। इसी तरीके से विसर्ग, विसर्ग कौन सा होगा? जो स्वरों के बाद दो बिंदी लगी हुई होती है उसे क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। इसके बाद है जीवा मूल्य। तो जीवा मूल्य होता है आधा विसर्ग, जो हमेशा किसके आगे लगता है? क और ख के आगे। इसका सिंबल भी इस तरीके से बनता है जो बुक में मेंशन कर रखा है। इसकी तरह नेक्स्ट होता है उपुब्धमानीय, जो भी एक अर्ध विसर्ग होता है जो हमेशा किसके आगे लगेगा? प और फ के आगे। तो जीवा मूल्य और उपुब्धमानीय हमें याद रखना है कि जीवा मूल्य और उपुब्धमानीय दोनों ही आधे विसर्ग यानी अर्ध विसर्ग होते हैं, लेकिन जीवा मूल्य हमेशा क और ख से पहले लगेगा और उपुब्धमानीय हमेशा प और फ से पहले लगेगा। इसके बाद है वर्गों के उच्चारण स्थान। तो वर्गों के उच्चारण स्थान हमें कैसे याद करने? हमें सबका एक एक सूत्र याद करना है। हमें इसमें रटना नहीं है कि कंठ से कौन से वर्ण बोले जाएंगे, कि तालु से कौन से बोले जाएंगे, कि ओष्ठ से कौन से बोले जाएंगे। हमें सबका एक एक सूत्र याद करना है और उसी सूत्र से हम वर्णों का ध्यान रखेंगे। जैसे पहला है कंठ। कंठ के लिए सूत्र है अकूह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी अ। पहला वर्ड किससे है? अ। तो यानी कंठ से क्या क्या बोला जाएगा? अ भी बोला जाएगा और आ भी बोला जाएगा। नेक्स्ट है कु। कु मतलब पूरा क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से आ गए हमारे? क, ख, ग और ण, यानी जो क वाली पूरी लाइन होती है वो हमारे क वर्ग में इंक्लूड होती है। इसी तरह च वर्ग में च वाली पूरी लाइन इंक्लूड होगी, ट में ये, त में ये और प में प वाली पूरी लाइन। तो इसी तरीके से अ का मतलब हमने पढ़ा कि इसमें अ और आ, क यानी पूरा क वर्ग पूरा। नेक्स्ट वर्ड है ह यानी ह, और विसर्जनीय नाम यानी विसर्ग वाले जितने भी वर्ड्स होंगे वो किसके थ्रू बोले जाएंगे? कंठ के थ्रू बोले जाएंगे। नेक्स्ट है तालु। तालु के लिए हमें याद रखना है इचूये शानाम तालु। तो ई का मतलब छोटी ई और बड़ा ई। चू यानी पूरा हमारा च वर्ग। उसके बाद य और श यानी श शलगम। तो ये वर्ड्स किससे बोले जाएंगे? तालु से बोले जाएंगे। नेक्स्ट है ऋटुड़ शाणाम मूर्धा। तो री से ऋषि, छोटा और बड़ा दोनों। ट टमाटर यानी पूरा टमाटर वाला जो ट वर्ग होगा वो। र से रस्सी और श से षटकोण। नेक्स्ट है ऋटुल सानाम दंता। अब ल त वर्ग पूरा, स सपेरे वाला पूरा, स सपेरा जो वर्ड होता है वो। तो इस तरीके से हमें इनके वर्ण याद नहीं करने हैं, हमें सिर्फ इनका सूत्र याद करना है, जैसा इस टेबल में भी मेंशन दे रखा है। तो आप लोग इस टेबल से इजीली याद रख सकते हैं। इनको याद रखने का सिर्फ एक इजी तरीका है कि आपको इनके सूत्र याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी सूत्र भी पूछ सकते हैं, तो हमें सूत्र याद होना चाहिए। और सूत्र याद होगा तो उसका जो उच्चारण वर्ण है या उच्चारण स्थान है हम इजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे ओष्ठ। ओष्ठ है उपउब्धमानीय नाम ओष्ठ। तो ऊ आ रहा है तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ। प पूरा प वर्ग पूरा। और फिर उपउब्धमानीय नाम हमने अभी पहले पढ़ा था कि उपउब्धमानीय नाम यानी जब प और फ के आगे विसर्ग लगेगा तो उसको बोलते हैं उपउब्धमानीय। नेक्स्ट है नासिक। नाक से कौन से वर्ड बोले जाते हैं? यमंगणना नाम नासिका। तो यमंगणनम वाले सारे वर्ड्स नानुनासिक में आ जाएंगे। नेक्स्ट है कंठ तालु। अब जहाँ पे कंठ और तालु दोनों वर्ड्स यूज हो रहे हो यानी दोनों उच्चारण स्थान यूज हो रहे हो वो कौन से वर्ड्स है? ए दई तो,
यानी ए दयित्व में मतलब दोनों ए, छोटा भी और बड़ा भी। कंठोष में ओ दयित्व यानी एक मात्रा ओ भी और दूसरी मात्रा वाला ओ भी। दंतोष्ठम, अब दंतोष्ठम में एक ही वर्ड आता है व, सिर्फ व वर्ड ही होता है, यानी वकार से तो व यूज होता है दंतोष्ठ के लिए। और जीवामूल, हमने अभी पढ़ा था कि जीवामूल यस्य जीवामूलम, तो जीवामूल कौन से थे, जो क और ख के आगे विसर्ग लग रहा था, उसे क्या कहा रहा था हमने, जीवामूल। तो ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनके सूत्र हमें 10 सूत्र याद करने, और इस 10 सूत्र से कभी कभी बहुत मतलब 2 से 3 क्वेश्चन इजीली पूछ लेते हैं। तो जैसे सूत्र याद होगा तो हमारे ये वाले क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। फिर इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है प्रयत्न, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रयत्न क्या होता है, जब वर्णों को बोलने के लिए या वर्णों के उच्चारण के लिए जो चेष्टा की जाती है या जो कार्य किया जाता है, जो प्रयास किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। अब प्रयत्न भी 2 तरीके के होते हैं, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। सबसे पहले हमें इनकी संख्या याद करनी है कि संख्या कितनी होती है। तो कैसे हम याद करते हैं, हम जनरली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 आभ्यंतर के थे कि 5 बाह्य के थे। तो कैसे याद करते हैं कि बाहर लोग ज़्यादा होते हैं और घर में लोग कम होते हैं, तो बाह्य हमेशा कितना होगा, ज़्यादा वाली संख्या यानी 11 होंगे, और आभ्यंतर यानी अंदर वाले कितने होंगे, कम होंगे, जो कि कितने हैं, 5। तो नेक्स्ट है आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर नाम से समझ आ रहा है जो अंदर से चेष्टा की जाएगी वो आभ्यंतर। आभ्यंतर में पहला है स्पृष्ट। स्पृष्ट सेम स्पर्श व्यंजन, हमने अभी पढ़ के आए कि स्पर्श व्यंजन कौन से थे, क से लेके म तक। तो आपको इसमें सिर्फ इतना याद करना है कि स्पृष्ट में कौन से वर्ण आते हैं, क से लेके म तक। नेक्स्ट हमने पढ़े ईशत स्पृष्ट, यानी थोड़ा सा टच हो रहा है। हमने उसमें पढ़ा था अंतस्थ, अंदर थोड़ी सी वायु रोक के रखी थी, थोड़ी सी वायु टच हो रही थी, तो जो अंतस्थ थे वही कौन से हो जाएंगे, ईशत स्पष्ट। अंतस्थ हमने कौन से पढ़े थे, य व र ल, तो ये भी य व र ल। नेक्स्ट है विवृत। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। अब ऐसे वर्ड हमें ढूंढना है जिनके उच्चारण में मुंह हमेशा खुला रहे, आ, ई, उ, यानी जितने भी स्वर होंगे, जितने भी स्वर वो किस में आएंगे, विवृत। तो हमें जितने भी स्वर होते हैं ना उनको बोलने के लिए हमेशा मुंह खुला रहता है, तो ऐसे किस में आएंगे, विवृत में। लेकिन विवृत में हमेशा अ नहीं आता, क्योंकि अ बोलते टाइम मुंह इतना नहीं खुलता। तो विवृत में हमारे सारे स्वर आएंगे लेकिन अ यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट है ईशत विवृत। ईशत यानी थोड़ा और विवृत यानी खुलना। अब ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में मुंह थोड़ा सा खुलता है, तो मुंह थोड़ा सा खुलेगा तो क्या बाहर निकलेगी, ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो ईशत विवृत में कौन से वर्ड्स आएंगे, ऊष्म वाले आएंगे। और ऊष्म में कौन कौन से आ रहे थे, श, श, स और ह। अब सारे वर्ड्स आ गए, अब लास्ट में एक वर्ड रह गया जो कि है संवृत। संवृत का मतलब होता है ढका हुआ, कोई चीज़ ढकी हुई होती है तो उसे संवृत कहा जाता है। तो संवृत लास्ट है, सारे वर्ण आ चुके, सिर्फ एक अ वर्ण रह गया था, क्योंकि हमने वहाँ पे विवृत में सारे स्वर को इंक्लूड किया था लेकिन अ को इंक्लूड नहीं किया था। तो संवृत में कौन से आते हैं, अ आता है। अब इस तरीके से टेबल भी दे रखी है कि स्पृष्ट, स्पृष्ट को हमने लिंक किया था स्पर्श व्यंजन से जो कि क से म तक। ईशत स्पृष्ट जिसमें कहीं ना कहीं पे जो वायु थी वो मुंह में टच हो रही हो थोड़ी सी, तो इसलिए हमने उसको अंतस्थ बोल दिया। ईशत विवृत, मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है जिससे ऊष्मा बाहर निकल रही है तो ऊष्म वाले हो गए। विवृत यानी मुंह पूरा खुला हुआ है, मुंह पूरा खुला हुआ है तो उसमें सारे स्वर आएंगे लेकिन एक्सेप्ट अ उसमें नहीं आएगा। और संवृत, संवृत का मतलब ढका हुआ जिसमें क्या आएगा, अ आएगा। इसके बाद है नेक्स्ट बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न क्या होते हैं, जो वर्ड्स, जब जिन वर्ण के उच्चारण उनको मुख से बाहर निकालने के लिए जो चेष्टा की जाएगी उसे क्या कहेंगे, बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, 11। कौन कौन से होंगे, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब हमें इनके लिए भी, इनके सबके एक एक के वर्ड हमें याद नहीं करने, हमें मेन यहाँ पे 4 लाइंस दे रखी हैं, उन 4 लाइंस हमें याद करनी है। ये 4 लाइंस हमें याद करनी है और इनके थ्रू हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा वर्ण आएगा। जैसे पहला है इसमें खरो, विवारा, श्वास, अघोषश्च, यानी खरो
यानी कौन सा प्रत्याहार है, खर प्रत्याहार। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने प्रत्याहार के बीच बीच के वर्ड्स देखना सीखे थे। जैसे खर, तो खर प्रत्याहार कहाँ से चालू होगा, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त। वो नहीं आएगा क्योंकि वो लास्ट वर्ड था। फिर आगे ऐसे करेंगे हम तो क, प, य नहीं आएगा क्योंकि लास्ट वर्ड था। फिर श, श, स और र तो यहाँ पे एंड हो ही रहे। तो यानी जो भी खर प्रत्याहार वाले वर्ड्स होंगे उनका प्रयत्न कौन कौन सा होगा, विवार, श्वास और अघोष। नेक्स्ट लाइन है हश संवारा नादाघोषाश्च। जहाँ पे हश प्रत्याहार होगा वहाँ कौन कौन सा होगा, संवार, नाद और घोष। तो अब हमसे अगर पूछा जाए कि जो विवार प्रयत्न है वो कौन से वर्ण में आ रहा है, तो वो कौन से वर्ड में आएगा, खर प्रत्याहार में। तो हमें प्रत्याहार देखने आने चाहिए, प्रत्याहार के बीच के वर्ण आने चाहिए। अगर हमें वो नहीं आ रहा है देखना तो हमें सब वर्ण रटने पड़ेंगे और रटने में भूल जाएंगे इजीली। तो सबसे बेसिक सबसे इजी तरीका यही है कि हमें अगर प्रत्याहार बनाने आते हैं तो हम इन चारों लाइन को याद करके इजीली कर सकते हैं और रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। थर्ड लाइन है वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचमा यणश्च अल्प प्राणा। यानी अल्प प्राण वाला प्रयत्न किस में होगा, वर्गाणाम प्रथमा, यानी कोई वर्ग है। जैसे कवर्ग पढ़ा था, जैसे कवर्ग हमारा क्या था, क, ख, ग, घ और ण। तो कवर्ग वर्गाणाम प्रथमा यानी कवर्ग का वर्ग का प्रथम अक्षर, तृतीया यानी तीसरा अक्षर और पंचमा यानी पांचवा अक्षर किस में आएंगे, अल्प प्राण में। साथ में क्या दे रखा है, यणश्च यानी यण प्रत्याहार भी किस में इंक्लूड होगा, इसमें अल्प प्राण में। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन है वर्गाणाम द्वितीय। अब कवर्ग का द्वितीय वर्ड कौन सा था, ख था। चतुर्थ चौथा वर्ड कौन सा था, घ था। और शलश्च यानी महाप्राण में कौन सा, शल प्रत्याहार भी आएगा। तो इस तरीके से इसके 4 सूत्र हुए। कौन कौन से 4 सूत्र हमने पढ़े, हशा संवारा नादा घोषाश्च, खरो विवारा श्वास अघोषाश्च, फिर वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचमी यणश्च अल्प प्राणा और वर्गाणाम द्वितीया चतुर्थी शलश्च महाप्राणा। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद 2 लाइन्स और इम्पॉर्टेंट है कि जो 14 व्यंजन होते हैं उनका बाह्य प्रयत्न महाप्राण होता है और 19 का कितना होता है, अल्प प्राण होता है। तो 10 तो उच्चारण स्थान वाले सूत्र थे और 4 प्रयत्न वाले सूत्र थे। तो कुल मिला के इन 14 सूत्र से ही बहुत सारे 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर ये 14 सूत्र हम लोग याद कर ले इजीली तो 4 से 5 नंबर स्कोर किए जा सकते हैं संस्कृत के पेपर में। और इसमें कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, तो MCQ क्वेश्चंस ही आते हैं। तो ईजिली उनको याद करके हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके कर सकते हैं इसको। जैसे हम इसमें ना 1-2 क्वेश्चंस के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि व्यंजन के लिए माहेश्वर सूत्रों की संख्या। तो हमने पढ़े थे कि माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं, 14 में से 4 तो स्वर के थे स्टार्टिंग वाले और बाकी कितने बच गए, व्यंजन के लिए 10 होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि चौथा प्रत्याहार सूत्र क्या होता है, तो इसके लिए हमें माहेश्वर सूत्र याद होना चाहिए। पहला तो क्या था, अयुण, दूसरा ऋऋक, तीसरा एऔंग और चौथा अयौच। तो इसमें अयौच का ऑप्शन नंबर 1 है। जैसे ये है कि ऊ स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो हमें अगर सूत्र याद होंगे, सूत्र क्या थे, अकूह विसर्जनीय नाम कंठ। तो अकूह, अ, कवर्ग, ह और विसर्ग तो यहाँ पे नहीं आए। हमें क्या देखना है, ऊ। दूसरा था ऋतुरिषाणाम मूर्धा, इसमें भी ऊ नहीं आ रहा। ऋतुलिदानाम दंता नहीं आ रहा। उपउब्ध मान्या नाम ओष्ठव, तो ऊ आ रहा है। तो ऊ किससे बोला जाएगा, ओष्ठव यानी ओष्ठ से बोला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसको आप अपनी बुक में इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो होप सो गाइज आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, ये टॉपिक अच्छे से आ गया होगा।